लोगों ने रिसेंटली न्यूज देखी होगी जिसमें ओपोजिशन पार्टी लेड बाय मिस्टर राहुल गांधी उन्होंने इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर वोट थेफ्ट का इल्जाम लगाया और ये कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी को हेल्प कर रही है इन इलेक्शन पोस्ट 2024 जनरल इलेक्शन। और इसी टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि टैरिफ वॉर और जो वोटर थेफ्ट एलिगेशन है इंडिया अलायंस का, ये एक सोची समझी साजिश है, ये कोई एक कोइंसिडेंस नहीं है। अब मैं बात शुरू करूंगा अपनी ऑपरेशन सिंदूर से। ट्रंप ने आसिम मुनीर या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से बात करके उनको भरोसा दिलाया कि अगर तुम उनसे बात करोगे तो ये चीज रुक जाएगी। जब डीजीएमओ लेवल टॉक्स हुए और ये वॉर रुकी, उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार इस पीस का क्रेडिट लेने की कोशिश करी और इंडिया ने हर बार मना किया। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसको यूएस में इनवाइट किया फॉर अ लंच। आप सबको याद होगा। एक बात जो उस टाइम पे बाहर नहीं आई वो ये भी है कि उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को भी उसी टाइम पे इनवाइट किया था इन व्हाइट हाउस फॉर लंच। और डोनाल्ड ट्रंप, और मुझे सुनने में ऐसा आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा प्लान था कि जिस तरह से अभी अजरबैजान और ये जो दूसरे बंदे का जो हैंडशेक वगैरह कराया उसने, यही सेम फोटो आप उसको नरेंद्र मोदी और आसिम मुनीर के बीच में करवाना था। एंड नरेंद्र मोदी को ये चीज, इस चीज की भनक लग गई थी, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया कि वो उसने अपना यूएस का ट्रिप ही अपना कैंसिल कर दिया। उसने बोला मैं यूएस ही नहीं जा रहा हूँ। एक बार नरेंद्र मोदी ने ये बोल दिया कि वो यूएस में नहीं जा रहा, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप एम्बेरस हुआ, वो भड़का और उसने टैरिफ और इंडिया के सामने ओपन कर दी। और यूएस के लिए एक एम्बेरसिंग बात ये भी थी कि इंडिया ने पाकिस्तान के F-16 जेट मार गिराए थे जो कि अमेरिकन है। और ये चीजें भी यूएस जाने देता मेरे हिसाब से। अगर इंडिया F-35 के लिए राजी हो जाता और ट्रेड डील के लिए मान जाता तो यूएस इन सब चीजों के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया और इंडिया ने एफटीए साइन कर दिया यूके के साथ। वन ऑफ द हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट। जैसा कि हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। बहुत सारे वर्ल्ड पॉलिसी मेकर्स ने, इकोनॉमिस्ट ने सवाल पूछा, क्वेश्चन रेज किया कि यार यूएस ने चाइना को तो लीवे दे दिया लेकिन इंडिया के ऊपर 50% का ये टैरिफ क्यों लगाया। इसका वाइस प्रेसिडेंट जो है मिस्टर जेडी वैंस, उसका स्टेटमेंट आया कि चाइना के मामले में द थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, चाइना के बारे में बात मत करो। इसके बाद मिस्टर राहुल गांधी ने काफी फॉरेन ट्रिप्स करी एट अनडिस्क्लोज लोकेशन को। यूएस ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला, मतलब मोदी जी को बोला कि भाई तुम रशिया और यूक्रेन की वॉर में रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट दो, ईरान इजराइल के टाइम पे ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट दो। हमने ऐसा नहीं किया। ये सब जब चीजें हुई तो एक सीधा ऑर्डर निकला है मेरे हिसाब से कि भाई नरेंद्र मोदी को हटाओ। उनको फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया में गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, किसकी है। उनको फर्क इस बात से पड़ता है कि वहां पे नरेंद्र मोदी बैठा है और उनके जो इंटरेस्ट है यूएस एस्टेब्लिशमेंट के, अगेन यूएस एस्टेब्लिशमेंट के जो इंटरेस्ट है वो जब तक नरेंद्र मोदी ऊपर रहेगा तब तक पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको उठाओ। तो दे आर मेकिंग नरेंद्र मोदी दी एनिमी नंबर 1 ऑफ यूएस एस्टेब्लिशमेंट। नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए मेरे हिसाब से सबसे पहला अटेम्प्ट था सीए प्रोटेस्ट का। सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट का जो नाच हुआ था, मैं वर्ड न्यूज करना चाहता, उसमें इंडिया, मतलब उसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स थे एक डेमोक्रेसी में एनार्की फैलाने के लिए। और उससे भी बड़ा गंदा नाच हुआ है सीए प्रोटेस्ट के बाद फार्मर प्रोटेस्ट में ओपोजिशन वाले ग्लोबली सब लोग रुके थे, एक लाश गिर जाए, बस एक लाश। और इन लोगों ने, और उसको, उस एक लाश को इन्होंने मार्टर बना दे, हीरो बना देना था। जैसे कि बांग्लादेश में एक वो स्टूडेंट था ना जिसका हाथ ऐसा स्प्रेड करके वो खड़ा था और उसके सामने गोली लगी थी, हाथ में डंडा लेके खड़ा था, सामने से गोली मार दी थी। और बांग्लादेश में उसी यूएस के एस्टेब्लिशमेंट ने उस बंदे को हीरो बना दिया था। अभी उसका मैं नाम भूल गया हूँ, वो स्टूडेंट था। उसके बाद होते हैं 2024 के इलेक्शन। 2024 के इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार पीएम बनते हैं। और अब हम डायरेक्ट आते हैं पहलगाम अटैक पे। पहलगाम अटैक होने के बाद इन सबको ऐसा लगता है कि भाई अब इस चीज को यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे यूज करें समझ में नहीं आ रहा। तब तक उसके बाद हो जाता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को भी ये लोग सोच रहे हैं कैसे यूज करें, मतलब उसमें वो लोग अटेम्प्ट कर रहे थे, बात स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई ये बताओ कि कितने जहाज गिरे। ये नहीं पूछ रहे थे कि कितने जहाज गिराए, ये पूछ रहे थे कि कितने जहाज गिरे। उसके बाद नरेंद्र मोदी, सॉरी, उसके बाद राहुल गांधी की जो फॉरेन सीक्रेट विजिट हुई जिसकी मैंने बात शुरू में करी, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की आपस में बात हुई है और कुछ चीजें ढूंढ के निकालने की कोशिश करी कि हम और चीज में कैसे एनआरकी या कैसे डिस्टेबलाइज कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। और उन्होंने सबसे फुल प्रूफ प्लान करके निकाला इलेक्टोरल रोल्स का।
तुम इलेक्शन के ऊपर ही उंगली उठा दो, क्योंकि अगर इलेक्शन के ऊपर अगर आपने उंगली उठा दी एंड इफ यू आर सक्सेसफुल, तो फिर एनआरकी लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप राहुल गांधी की स्पीच भी सुनोगे तो उसमें इलेक्टोरल रोल्स में जितने भी उसने नाम लिए वो सारे के सारे, आप ध्यान करो, वो हिंदूज होंगे, वो सारे के सारे हिंदूज होंगे। ये माइंडसेट पैदा करने के लिए भाई हिंदूज ही डबल वोट करते हैं, बिकॉज इंडिया के अंदर एक धारणा है, एक सोच है, एक विचार है, वो ये है कि हिंदू जो है वो भाजपा को ही वोट करता है, भाजपा हिंदू है तो वो आरएसएस का ही मेंबर है। इस थॉट को और एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए आप देखोगे सारे नाम हिंदू के ही हैं। इसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई तुम अंडर ओथ आके बोलो ये सब चीजें, बातें जो बोल रहे हो, अंडर ओथ मतलब तुम भाई ये पहले अग्री करो कि अगर ये चीज गलत हुई तो तुम्हारे पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, बेसिकली ये चीज है। You say all this under oath. Will you be signing the oath and say this? Secondly, they have been saying what I'm a politician. Okay. What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. ये उसने बंदी रिपोर्टर नहीं पूछा था कि इलेक्शन कमीशन आपको बोल रही है तुम अंडर ओथ आओ, तो क्या तुम अंडर ओथ आने के लिए तैयार हो? राहुल गांधी रिपोर्टर को जाके रिपोर्टर के और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपोर्टर को बोलता है कि भाई इसमें ओथ देने की क्या बात है, मैं सामने सामने बैठ के तुमको इन्फॉर्मेशन देता रहा हूँ, बता तो रहा हूँ, ये सब हो रहा है। मतलब अंडर ओथ कुछ नहीं देना है, ऐसा कुछ लिख के नहीं देना है कि जो लीगली कॉन्सिक्वेंशियल हो उनको बाद में। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का जो नया अटैक है इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर अटैक करने का, इसमें फॉरेन कॉन्स्पिरेसी डेफिनेटली इन्वॉल्व है। और आप लोग कमेंट बताइए कि ट्रम्प का जो टैरिफ लगाना और यूएस और ये जो राहुल गांधी का इलेक्टोरल रोल पर अटैक करना, ये दोनों कोइंसिडेंस है या दोनों एक दूसरे से मिले हुए? आप लोगों को क्या लगता है? आप प्लीज बताइए। और यार मेरा एक और बात है, अगर नरेंद्र मोदी जी को ये इलेक्टोरल रोल चेंज करने होते तो क्या वो अपनी सीट 2040 पे लाके रोक देते? वो बंदा तो 400 पार की बात कर रहा था ना, वो 350 तक लाके रोक देता वो, अगर चेंज कर रहा होता तो। और मैं तो भाई भगवान का शुक्र मनाता हूँ कि अच्छा हुआ 240 पे आके इनकी गाड़ी रुक गई। अगर इन लोगों को 400 पार हो गया रहता, जितना बीजेपी दावा कर रही थी, जो बांग्लादेश में हुआ शेख हसीना की सरकार में, यही बोला था ना कि ये इलेक्शन चोरी कर लिया, ये कर लिया है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को अब की बार 400 पार अगर पूरा हो जाता तो वही ये चीज रेप्लिकेट कर देते, और इस चीज के ऊपर मानना और आसान होता है देश की जनता को कि हाँ भाई सच बोल रहे हैं, ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो है ये इलेक्टोरल रोल्स बदले हों और फेक वोटिंग हुई है, 240 पे आके रुक गए हैं। तो देश की जनता को थोड़ा सा डाउट है कि यार क्या बकवास कर रहा है आदमी यार ये, अगर ऐसा होता तो और इनके वोट नहीं आते। तो चलिए गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद गाइस।